हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी साइंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ था एसी। उसमें हमें कंपटीशन बेस्ड न्यूमेरिकल अभी करने हैं, उनके मैं सेपरेट वीडियोस बनाते चलूँगा। अभी मैं थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। मैं थ्योरी और डेरिवेशन सारा जो है चैप्टर का वो पहले फिनिश करके फिर न्यूमेरिकल बेस्ड उसके वीडियोज़ बनाएंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है जितने भी चैप्टर्स आपने अभी पढ़े हुए हैं उन सब में। और इसके साथ हमारा ये हाफ सिलेबस 50% सिलेबस ख़त्म हो जाएगा 12th का। उसके बाद सेकंड बुक स्टार्ट होगी, सेकंड पार्ट ऑफ सिलेबस स्टार्ट होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स की बात करने वाले हैं। हमने सारा चीज़ें पढ़ी थी अभी तक, जो हमने पढ़ा हुआ है वो सब कुछ चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस 12th का जो चार्ज से रिलेटेड है। और चार्ज से क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फिनोमेना जनरेट होता है, मैग्नेटिक फिनोमेना जनरेट होता है, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, बेसिकली लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो कुछ विजिबल लाइट होती हैं जिसको हम नॉर्मली लाइट बोलते हैं, कुछ इनविजिबल होती हैं, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ लाइट है। और सबका एक जनरल साइंटिफिक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है, ये जो लाइट होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं एक्चुअली। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में प्रोपेगेट कर सकती है, दिस इज़ वाई लाइट को भी प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और वो स्पेस में प्रोपेगेट कर सकती है। इस सब का रियलाइजेशन हमें 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुआ था, आफ्टर फेराडे ने जो डिस्कवरीज करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जो चीज़ें समझाई थी, उनकी स्टडी जब आगे के साइंटिस्ट ने करी तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में फाइनली रियलाइज़ हुआ। और सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था इसमें वो जेसी मैक्सवेल ने किया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को पहली बार ये रियलाइजेशन हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो कॉम्बिनेशन है उसका लाइट से भी कोई कनेक्शन है। इससे पहले हमें इसका कोई भी रियलाइजेशन नहीं था। ठीक है, इस फेराडे से पहले तो हम समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कंप्लीटली सेपरेट क्वांटिटीज़, सेपरेट फिनोमेनाज, उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। फेराडे ने पहली बार प्रूव किया, ऑस्टेड एंड फेराडे ने, इन साइंटिस्ट ने पहली बार प्रूव किया कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। फिर वो बाद में कनेक्शन डीप होता गया, कई सारे साइंटिस्ट में उसने रोल प्ले किया। और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल तक आते आते ये चीज़ भी पॉइंट आउट हो गई कि इस चीज़ का कनेक्शन लाइट से भी है, और इनफैक्ट लाइट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो कुछ इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं जिन साइंटिस्ट ने, उनकी बात करता हूँ मैं। पहला है मैक्सवेल, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैक्सवेल का ही है, और मैक्सवेल ही वो साइंटिस्ट जिन्हें पहली बार ये डिस्क्राइब किया था कि लाइट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली। सो मैक्सवेल फर्स्ट predicted presence of electromagnetic wave, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं शॉर्ट में पूरे चैप्टर में ईएम वेव लिखूंगा, प्रेजेंस ऑफ ईएम वेव। सेकंड, हर्ट्ज, नाम सुना होगा आपने, फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो ये जिन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी हुई है उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने पहली बार एक ईएम वेव जनरेट करी थी। ही प्रोड्यूस्ड 6 मीटर वेवलेंथ ईएम वेव, 6 मीटर वेवलेंथ ईएम वेव। वेवलेंथ क्या होती है, आपको ये एसएचएम ऑसिलेशन चैप्टर से याद होगा। एक साइकिल की लेंथ होती है, बेसिकली एक साइकिल ऑफ वेव की जो लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। 6 मीटर वेवलेंथ ईएम वेव इन्होंने प्रोड्यूस करी थी। थर्ड, जेसी बोस, इंडियन साइंटिस्ट हैं जेसी बोस। इन्होंने भी ईएम वेव प्रोड्यूस करी थी ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ। जितनी स्मॉल वेवलेंथ होती है उतनी हाई एनर्जी की ईएम वेव होती है। सो ही प्रोड्यूस्ड 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर वेवलेंथ EM wave. And Marconi, a scientist named Marconi, first transferred an EM wave, first used an EM wave to transfer signals. So successfully transferred an EM wave up to a few kilometers। और कैसे किया था उन्होंने,
उन्होंने देखा था कि जो स्पार्क्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते हैं, वो EM वेव जनरेट करते हैं रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी में। तो वो रेडियो वेव्स को हम वो रेडियो वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से आगे की तरफ प्रोपगेट होती हैं, तो उन रेडियो वेव्स को उन्होंने आगे ट्रांसफ़र किया था। ये कुछ हिस्ट्री है EM वेव्स की। अब टॉपिक्स पे आते हैं। पहला टॉपिक है, एक टॉपिक हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, एम्पियर सर्किटल लॉ। उसमें एक प्रॉब्लम है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत डीप कनेक्शन है, तो हम वो कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसकी बात करते हैं पहले। एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शन सो एम्पियर सर्किट लॉ मैं पूरा लिखूंगा नहीं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स बता देता हूँ इसकी। क्या मैथमेटिक्स थी इसकी कि हमारे पास अगर कोई लूप है, इमेजिनरी लूप जिसको हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं, और उसमें कुछ करंट पास हो रही है उस लूप में से, तो उस लूप के पेरीमीटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका हमने रिलेशन यहाँ से निकाला था करंट के फॉर्म में। तो सपोज़ यहाँ से I1 करंट एंड I2 करंट ट्रांसफ़र हो रही है और I1 करंट बड़ी है, इफ़ I1 करंट इज़ लार्जर देन I2, तो हम I1 को पॉजिटिव लेंगे, I2 को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन आएगा, इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड लूप B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 माइनस I2। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है। यहाँ पर DL वेक्टर कहीं भी आप एक छोटा सा पोर्शन ले सकते हो, DL वेक्टर ये हो जाएगा, और यहाँ ठीक है ये हो गया। सो ये तो स्टैंडर्ड एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन इसमें तब समझ में आएगी जब हम इसको एक कैपेसिटर के लिए लगाने के लिए कोशिश करेंगे। तो अगर इसे हम एक कैपेसिटर के लिए अप्लाई करें, लेट्स कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। सो अ करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, यहाँ पे करंट है I, और हम एक एम्पीरियन लूप यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये जो है एम्पीरियन लूप है, यहाँ पे हमने एक एम्पीरियन लूप लिया जो इस टाइप का है, ये प्लेट्स के बीच में से भी पास कर रहा है और प्लेट के बाहर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका सपोज़ ये क्रॉस सेक्शन है एम्पीरियन लूप का, और इस क्रॉस सेक्शन पे एक पॉइंट है यहाँ पे 1 पॉइंट सपोज़, और यहाँ पे एक बाहर पॉइंट है 2 पॉइंट। ये हमने 2 पॉइंट इसमें कंसिडर किए, क्योंकि अभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप इस लूप के अंदर देखो, ये एम्पीरियन लूप है और जो 2 पॉइंट हमने कंसिडर किए उनको ध्यान से देखो। सो फॉर गिवन लूप पॉइंट 2 हैज़ करंट, पॉइंट 2 पर करंट है, हैज़ करंट, while point 1 has not, point 1 पे कोई करंट नहीं है। therefore for point 2 इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I ये एप्लीकेबल होगा, और पॉइंट 1 के लिए इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू आना चाहिए 0। और क्योंकि ये सेम लूप के लिए हम नया, इट इज़ फॉर सेम लूप के लिए अलग अलग आंसर आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। सेम लूप के लिए अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए, सेम लूप के लिए सेम आंसर आना चाहिए। सो दैट इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन इन एम्पियर सर्किटल लॉ। ये प्रॉब्लम है एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ, ये कैपेसिटर के केस में फेल हो जाता है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो मैक्सवेल ने इससे समझाया था कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। एम्पियर्स लॉ में मैक्सवेल ने बताया हमें क्या गड़बड़ है, और मैक्सवेल ने ये बताया कि यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, ये इनकम्प्लीट है। एम्पियर सर्किटल लॉ इज़ इनकम्प्लीट, दैट इज़ वाई इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर अ कैपेसिटर। तो उसको समझने के लिए हमें एक नई क्वांटिटी समझनी पड़ेगी, जिस क्वांटिटी का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट इस पॉइंट का, इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो जिसे समझे बिना ये हमें इस कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आएगा।
और ये बोर्ड के सिलेबस से हट गया है तो बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बिना हम इस चैप्टर समझ नहीं सकते और ये कंपटीशन में आएगा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने EMI चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से करंट और EMF इंड्यूस होता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से कोई करंट जनरेट हो रही है जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला हुआ है। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। डी फाई ई अपॉन डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डी फाई ई अपॉन डी टी है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ऑब्वियसली। ये आया कैसे, इसका डेरिवेशन भी अभी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन बात हमें क्या पता चली, दिस कॉन्ट्रडिक्शन is due to a missing term Maxwell explained and hence that term must be added, and that term must be related to changing electric field या electric flux, changing electric field। और क्यों ऐसा हम बोल सकते हैं, बिकॉज कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, तो वहाँ पे जो भी जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से ही जनरेट हो रहा होगा। इसलिए हमें ये पता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कैपेसिटर। हाँ ठीक है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। अब कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। फॉर कैपेसिटर की, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेट के लिए फॉर्मूला होता है। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू एरिया, तो फ्लक्स आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ ऑल्सो ऑब्वियस फ्रॉम गॉस लॉ। ये गॉस लॉ भी है, गॉस लॉ से भी समझ पता है हमें ऑलरेडी, गॉस लॉ। ठीक है, और I का फॉर्मूला होता है DQ अपॉन DT। ठीक है, अब यहाँ पे Q की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 से लगा दें हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा D अपॉन डी टी इक्वल्स टू फाई ई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट होता है तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा D फाई ई अपॉन डी टी। तो ये प्रूफ है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये जो करंट आई है वो मिसिंग टर्म है, जो एम्पियर सर्किट लॉ से मिसिंग था, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है, और ये टर्म का डेरिवेशन है। तो जो फाइनल एम्पियर सर्किट लॉ का बनेगा, उसको ऐड करने के बाद जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उसको हम बोलते हैं, ये ID इज़ द मिसिंग टर्म, ID इज़ द मिसिंग टर्म, hence the law should be integration B vector dot dl vector equals to mu naught I प्लस ID। अब यहाँ पे जो दूसरा करंट होता है, जो नॉर्मल करंट है, उसको हम IC बोलते हैं। IC का मतलब है कंडक्शन करंट। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कंडक्शन का मतलब जो एक्चुअली में वायर में फ्लो कर रहा है वो IC होता है, तो नाम उसका अलग से कंडक्शन करंट बोल दिया है, लेकिन वो सिंपल करंट है। तो ये जो नई इक्वेशन आई है, नया लॉ आया है, इसको क्योंकि मैक्सवेल ने अपडेट किया था, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ इसका नाम है। ये अलग से पूछा जाता है, तो एम्पियर्स लॉ अलग है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ उसका अपडेशन है, तो याद रखना है। यहाँ पे IC है कंडक्शन करंट, विच इज़ जस्ट नॉर्मल करंट फ्लोइंग इन अ वायर, और ID क्योंकि वायर में फ्लो नहीं कर रही, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो
ये डिस्प्लेसमेंट करंट और एम्पियर सर्किट लॉ का कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे हमने मैनेज कर लिया है, उसको रिमूव कर दिया मैक्सवेल के लॉ से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है? बेसिकली कुछ नया नहीं है, जो अभी तक हमने सारी मेन लॉज पढ़े हुए हैं जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं और पूरे मैग्नेटिज्म को डिफाइन करते हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन मैक्सवेल ने अरेंज किया था। और एक्चुअली मैक्सवेल ने सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करी थी, इनको लिखा नहीं था साथ में, इनको साथ में लिखा था एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम है हेवीसाइड। तो ये इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन हेवीसाइड ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन इस पर जो मेन वर्क है, मैथमेटिकल वर्क है, वो मैक्सवेल ने किया था, इसलिए इसको मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। कभी कभी से मैक्सवेल हेवीसाइड इक्वेशंस भी बोला जाता है। तो ये फ्री स्पेस के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर फ्री स्पेस, यानी स्पेस के लिए क्या होते हैं लॉज, ये सारे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और ये कुछ नए लॉज नहीं है, ये ऑलरेडी नोन लॉज हैं जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को, हर फिनोमेना को डिफाइन करते हैं। तो ये 4 लॉज हैं। पहला है गॉस लॉ, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये हमें पता है, इजी है। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड वन इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, और ये भी हमने पढ़ा था, इसका बहुत क्लियर आंसर आ रहा था। इसका आंसर था क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होता है? दिस इज़ अ प्रूफ दैट नो मोनोपोल्स एग्जिस्ट। हमेशा कोई भी आप क्लोज सरफेस लोगे तो उसमें जितना, क्योंकि बाईपोल्स होते हैं हमेशा, तो जितना लाइंस निकलेंगी उतनी लाइंस वापस एंटर करेंगी, तो कोई भी हमें नेट फ्लक्स नहीं मिलेगा क्लोज सरफेस के लिए। तो वहाँ से गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स आया था। क्यों यहाँ से भी देख समझ सकते हो, यहाँ पे ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, वैसे मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले चैप्टर्स में, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें बता रहा है कि क्यू इनक्लोज्ड, यानी नेट चार्ज जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, और क्योंकि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक चार्ज कुछ नहीं होता, तो हमें यहाँ पे फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए मिलता नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। थर्ड लॉ इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमें EMI में लॉ मिला था, फैराडे ने जो दिया था, क्या था? द EMF को हम E वेक्टर डॉट DL वेक्टर लिख सकते हैं। ये EMF है, इट इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स का कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे ना लेके आए, नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 ले लें सपोज, तो इट इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और ये -E के बराबर है। ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट फोर्थ लॉ जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो है, एंड दैट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। सो इसमें हमें फैराडे लॉ का उल्टा पता चला। फैराडे लॉ में बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से क्या होता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ में पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से क्या होता है। सो दिस लॉ इज closed line integral of magnetic field is equals to mu naught IC plus ID, दो टाइप की करंट का सम, वेयर ID is epsilon naught d phi E अपॉन dt। इसके साथ में लिखना है, ID की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी साथ में, तभी ये लॉ कंप्लीट होगा। सिर्फ ID लिख के आप नहीं छोड़ सकते। ओके, तो ये मैक्सवेल लॉज हैं या हेवीसाइड लॉज हैं। तो ये सब के कॉम्बिनेशन है, कुछ भी नया लॉ नहीं है यहाँ पे, सब जो हमने लॉ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सबका कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ EM वेव्स, सोर्सेज ऑफ EM वेव्स। तो अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सारे लॉज पढ़ लिए हैं, अब हम EM वेव्स पे आते हैं। तो मैं पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। मैक्सवेल ने, जैसे मैंने बताया कि पहली बार ये रियलाइज़ किया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना बोलते हैं, उसकी वजह से ही EM वेव जनरेट हो रही है। उनकी कैलकुलेशन से सामने आया
कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना आपस में कंबाइन होकर एक वेव को जनरेट करते हैं। अब उनको उस टाइम पर पता नहीं था ये कि कौन सी वेव है ना, लेकिन उनकी कैलकुलेशन से उन्होंने एक चीज़ और फाइंड आउट करी कि इस वेव की जो स्पीड आती है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास उसकी वैल्यू है, और वो स्पेस में प्रोपोगेट कर सकती है। तो उन्हें नहीं पता था कि वो कौन सी वेव है एक्चुअल में प्रैक्टिकल में, लेकिन उन्हें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चल गई थी। तो इन दो प्रॉपर्टीज से उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये कौन सी वेव की एक्चुअल में बात हो रही है। एक तो उस वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा वो वेव स्पेस में प्रोपोगेट कर सकती है, और हम उस टाइम पे ऑलरेडी जानते थे कि लाइट इस स्पेस में प्रोपोगेट करती है, और लाइट की स्पीड उस टाइम पे एग्जैक्टली हमें नहीं पता थी, लेकिन हमें ये पता था पास्ट एक्सपेरिमेंट से कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। तो उनको वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि लाइट इज़ नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट के अलावा भी कई टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जिनको आप चाहो तो लाइट बोल सकते हो, विजुअल लाइट, इनविजुअल लाइट, ऐसे करके। अदरवाइज आप उसको ईएम वेव सिंपली बोल सकते हो, और लाइट का मतलब होगा विजुअल लाइट, विजुअल ईएम स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ ईएम चार्ज एक लाइन में आप अगर बोलो तो जो चार्ज का एक्सेलरेशन होता है वो ईएम वेव को जनरेट करता है। तो कहीं पर भी कुछ भी फिनोमेना हो रहा है वहाँ पर बेसिकली एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा। एन एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव। हमेशा चार्ज का एक्सेलरेशन वहाँ पे ज़रूरी है। ओके, अब इसको कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ चार्ज इज़ एट रेस्ट only electrostatic field is produced. Only electrostatic field is produced. Second point, a charge moving with uniform velocity, a charge moving with uniform velocity produces electric as well as magnetic fields, but because the charge is moving with uniform velocity, the magnetic field produced does not change with time, but magnetic field produced in this case is constant with time, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है। और क्यों चेंज नहीं कर रही है? क्योंकि चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉज, E = VBL, जैसे हमने पढ़ा हुआ है। V का फैक्टर हमेशा आता है वहाँ पे। थर्ड, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज produces both electric and magnetic field, and also the magnetic field is changing with time, and hence according to Faraday's law of electromagnetic induction, it induces, that would be a correct word, it induces an electric field, and that induced electric field is also variable. That induced electric field is also changing with time, hence
hence producing a magnetic field by Ampere-Maxwell law. So in this case both fields are inducing each other periodically, and that creates a wave known as EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पॉइंट मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, इसको अच्छे से समझना है। मैं दोबारा बता देता हूँ। जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उससे क्या होता है, जब वो चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है वो दोनों टाइम के साथ चेंज कर रही हैं, क्योंकि चार्ज की स्पीड चेंज कर रही है। तो चार्ज की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि जो फ्लक्स है वो कैसे चेंज, वो भी चेंज करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम चेंजिंग है और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो उनकी वजह से जो फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी वो भी चेंज करेंगी टाइम के साथ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, और ऐसे ही ये प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता जाएगा। और इसके साथ साथ वो फील्ड जो हैं वो प्रोपेगेट भी कर रही हैं आगे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रही हैं और साथ साथ वो आगे प्रोपेगेट भी कर रही हैं। तो ये बेसिकली एक वेव बन गई जिसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं, मैग्नेटिक पल्सेस हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसको हम EM वेव बोलते हैं बेसिकली। इसको डायग्राम के साथ में आगे और डिटेल में समझाऊंगा। ये बेसिक फिनोमेना है EM वेव के प्रोडक्शन का। नेक्स्ट 4th पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव, frequency of EM wave is same as frequency of oscillation of electric charge। तो जो भी EM वेव जनरेट हुई है उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही होगी जो एक्सेलरेटिंग चार्ज की फ्रिक्वेंसी है। तो अगर हम चार्ज को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से एक्सेलरेट कराएंगे, ऑसिलेट कराएंगे, तो वो उतनी हाई एनर्जी की EM वेव प्रोड्यूस करेगा। और डिफरेंट हाई एनर्जीज़ की EM वेव होती हैं, ये हमें पता है, उसके बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर आएंगे। तो उनकी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। उनकी एनर्जीज डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि उनका जो सोर्स है वहाँ पर जो चार्ज एक्सेलरेट या ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई या लो है अकॉर्डिंगली। सो 5th पॉइंट, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये इस केस में चार्ज के पास बाय क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सेलरेशन होनी चाहिए, लेकिन इस केस में वो फिर भी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, EM वेव प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और यहाँ पर इसका रीज़न क्वांटम मैकेनिक्स वाला रीज़न है। तो वो एटम चैप्टर जब आएगा तो उसको मैं और डिटेल में बताऊँगा। सो ये इकलौता केस है जहाँ पे क्लासिकल वे से एक्सेलरेशन होनी चाहिए और एक्सेलरेशन की वजह से EM वेव होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। और इसका रीज़न क्वांटम मैकेनिक्स है, बोर्ड्स लॉ है स्पेसिफिकली। तो वो मैं आगे जब वो आएगा तब और डिटेल में समझाऊंगा। इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस does not emit EM wave. It only does when electron goes from high energy to low energy orbits. ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होती है, हमने क्लासिकल मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन EM वेव एक्सेलरेट नहीं कर रहा, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, अगर वो सिर्फ एक ही कांस्टेंट ऑर्बिट में बना हुआ है। तो
लेकिन ऑब्वियसली जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी और उस एक्सेलरेशन से ईएम वेव प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब हो सकती हैं। प्रोड्यूस तब होंगी जब वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाएगा तो उसे एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो ईएम वेव के फॉर्म में होगी। और अगर वो उल्टा कर रहा है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो जो फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो ईएम वेव की एनर्जी होगी, यानी वो ईएम वेव को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन वो एक सिंगल ऑर्बिट में रहते हुए ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका जो रीज़न है वो बोर के लॉ से हमें पता चलता है, वो मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको एटम चैप्टर में। क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें ये पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में एक्सेलरेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे कि वहाँ पे ईएम वेव प्रोड्यूस होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी जब इसकी चीज़ की स्टडी हो रही थी। हमने एटॉमिक ऑर्बिट्स के बारे में बताया था, तो एटॉमिक जो मॉडल्स थे उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लास्ट में यही आई थी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ क्यों नहीं कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जबकि एक्सेलरेशन वहाँ पे है। तो उसका एक्सप्लेनेशन बोर के रिजल्ट से आया था और वहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई थी। तो उसको हम वहाँ पे ही पढ़ेंगे एटम चैप्टर जब आएगा। ओके, सिक्स्थ पॉइंट एक्स रेज, कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं ईएम वेव्स के। जैसे एक्स रेज हाई एनर्जी ईएम वेव्स होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स are bombarded on a heavy atomic weight मटेरियल, जैसे मॉलिब्डेनम पर हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को फॉल कराते हैं तो वहाँ पर एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। ये टॉपिक भी डिटेल में आगे आएगा आगे के चैप्टर में। नेक्स्ट 7th पॉइंट, एक्स रेज से भी जो ज़्यादा एनर्जी की रेज है, यानी सबसे हाई एनर्जी की जो ईएम रेज होती हैं वो है गामा रेज। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेडियो एक्टिविटी। बहुत सिंपल सा है, सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस में और रेडियो एक्टिविटी में होती हैं, और वहाँ पे सबसे हाई एनर्जी की ईएम वेव्स बनती हैं जिनको हम गामा रेज बोलते हैं। सो गामा रेज प्रोड्यूस्ड इन डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। डी एक्साइटेशन का मतलब है कि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर जाता है न्यूक्लियस। डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी आपने कहीं भी अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 3 टाइप की रेस निकलती हैं, 3 टाइप के एनर्जी निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं और गामा वहाँ पे ईएम वेव्स होती हैं, ईएम रेज होती हैं। सो दीज वर सम पॉइंट अबाउट सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, सोर्सेज ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।